हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदमपुर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। मैं आज आप लोगों को जो न्यूज़ में आया हुआ है महिला आरक्षण संबंधी विधेयक, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि महिला आरक्षण संबंधित विधेयक जो अभी न्यूज़ में चल रहा है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि महिला आरक्षण का इतिहास और वर्तमान स्थिति, मतलब महिला आरक्षण का इतिहास कैसा रहा था भारत में और अभी जो वर्तमान में स्थिति है महिलाओं सबकी वो कैसी है। उसके बाद देखेंगे महिला आरक्षण के पक्ष में तर्क, मतलब महिला आरक्षण जो विधेयक आया है उसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिया हुआ है ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे महिला आरक्षण के विरोध में तर्क, जो महिला आरक्षण आया हुआ है उसके विरोध में क्या तर्क दिए हैं लोग। उसके बाद हम लोग एक प्रश्न देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं क्या महिला आरक्षण संबंधी विधेयक। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे महिला आरक्षण संबंधी विधेयक। सबसे पहले तो जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसी के द्वारा ये जो है विधेयक लाया गया है, महिला आरक्षण विधेयक। महिला आरक्षण विधेयक जो हमारे भारत की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ये इन्हीं के द्वारा महिला आरक्षण विधेयक लाया गया है। इसमें महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई है। इस विधेयक के तहत ये आया हुआ है कि जो हमारा यहाँ पे जो संसद है, संसद के दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं, लोकसभा में कुल सीटों में महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। मान लेते इसमें 100 सीट है, 100 सीट में से 33 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए दिया हुआ है, आरक्षण की गई है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लोकसभा में। 33% आरक्षण में SC और ST की जो महिलाएं हैं उनको भी शामिल किया गया है। एक तिहाई आरक्षण जो है ST और SC की महिलाओं को भी मिलना चाहिए, इसमें आरक्षित हुआ है। इस विधेयक में आया हुआ है महिला आरक्षण विधेयक में ये जो महिला आरक्षण विधेयक है, आरक्षण विधेयक, इसके बारे में तुरंत जान जाते हैं। 2010 में सबसे पहले ये विधेयक आया था। ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। तो सबसे पहले ये विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया और उस समय जो थी वो लोकसभा भंग हो गई थी, इसीलिए ये कानून नहीं बन पाया और ये विफल हो गया महिला आरक्षण विधेयक। क्योंकि कानून बनने का नियम जो होता है कि पहले वो लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और ये राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करेंगे और ये कानून बन जाएगा। कानून बनने का यही नियम होता है। लेकिन उस समय जो ये विधेयक आया हुआ था उसमें ये सिर्फ राज्यसभा में ही पास हुआ था, उसमें लोकसभा भंग हो चुका था, इसीलिए कानून विफल हो गया। चलिए अब देखते हैं लोग
महिला आरक्षण का इतिहास कैसा रहा होगा? महिला आरक्षण का इतिहास और वर्तमान स्थिति के बारे में देखते हैं ना। और वर्तमान स्थिति, महिला के आरक्षण के इतिहास से सबसे पहले जानेंगे कि 1931 में एक महिला थी, भारतीय महिला सरोजनी नायडू। इन्होंने बोला था कि महिलाओं को राजनीति में शामिल करने के लिए, राजनीति में भी महिलाएं शामिल होंगी, मांग की सरोजनी नायडू। इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा है, जहाँ पे संविधान का निर्माण हुआ है, संविधान सभा में भी महिलाओं को की कुछ भागीदारी होनी चाहिए, महिलाएं भी शामिल होनी चाहिए। लेकिन जो संविधान निर्माता जो थे लोग, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, संविधान निर्माता, उन लोग का कहना था कि नहीं, महिलाओं को आरक्षण नहीं दी जाएगी, महिलाओं को राजनीति में शामिल नहीं किया जाएगा। संविधान निर्माताओं का कहना था, उन लोग का कहना था कि संविधान में ये जिक्र किया हुआ है कि वयस्क मताधिकार का जिक्र किया हुआ है कि जो भी 18 साल के हो गए हैं उनको वोट देने का अधिकार होगा। अगर इस अवस्था में, इस स्थिति में अगर हम लोग महिलाओं को राजनीति में शामिल करते हैं, विशेषकर कोई खास अधिकार उनको देते हैं, कोई आरक्षण देते हैं, तो ये समानता का जो अधिकार है वो प्रभावित होगा। क्योंकि जो संविधान है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वयस्क मताधिकार का अधिकार सबके पास है। लेकिन अगर महिलाओं को हम लोग आरक्षण देंगे तो हम लोग की जो समानता है, उसका समानता का जो अधिकार है वो प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि सबको समानता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन अगर महिलाओं को विशेषकर कोई भी अधिकार दिया जाता है तो समानता का अधिकार का हनन। इस तरह महिला आरक्षण का इतिहास रहा था कि महिलाओं को आरक्षण देने से वंचित रखा गया था। लेकिन देखा जाए तो 1992 की बात है, 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन भी हुआ था। संविधान में संशोधन किया गया था। यही 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा ही जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज्य व्यवस्था और जो शहरी क्षेत्र है, पंचायती राज व्यवस्था में और शहरी क्षेत्र में जो है महिलाओं को 1/3 सीट का आरक्षण किया गया। सीट का आरक्षण दिया गया। ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा ही महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और शहरी क्षेत्र में 1/3 सीट आरक्षित किया गया। इसमें SC और ST महिलाएं भी शामिल थी। महिलाएं भी इसमें ST और SC महिलाएं भी इसमें शामिल थी। यहाँ से जाके हम लोग का महिलाओं का आरक्षण शुरू हुआ।
महिलाओं का आरक्षण देना शुरू किए लोग। यहीं से 1992 से 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ही कई राज्यों में, कई जो राज्य थे, ये गुजरात, ये बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जितने भी मतलब बहुत सारे राज्य में ये अनिवार्य कर दिया गया कि इसमें से 1/3 जो आरक्षण है महिलाओं को मिलना चाहिए। अनिवार्य कर दिया गया हर राज्य में, जिसमें हर राज्य में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई कि 50% आरक्षण महिलाओं को भी मिलेगी। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं। यहाँ बिहार, ये जो है ये झारखंड, इसमें झारखंड शामिल है। फिर उसके बाद आ गया छत्तीसगढ़, इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इसको भी 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। उसके बाद है यहाँ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को भी। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे है केरल, केरल को भी। ये सब जो राज्य हैं उनको अनिवार्य कर दिया गया है कि महिलाओं को 50% आरक्षण देना होगा। सबसे पहले तो बिहार में किया गया। ये हम लोग का बिहार है, हम लोग का बिहार है। सबसे पहले बिहार में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया 2006 में। सबसे पहले बिहार राज्य से ही शुरू हुआ। अब देखते हैं महिलाओं की वर्तमान स्थिति। वर्तमान में हम लोग की क्या स्थिति है आरक्षण को लेकर। तो वर्तमान स्थिति में हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग का ये संसद है, ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में कुल 543 सीट मौजूद है। देखा जाए तो लोकसभा में 543 सीट है, लेकिन इसमें से सिर्फ 15% से भी कम महिलाओं को आरक्षण मिला, सीट दिया गया है। 15% से भी कम। इसमें महिला जो सांसद है वो 78 है। महिला सांसदों की संख्या इसमें 78 है। अब देखते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में कुल सीटों का सिर्फ 14% ही आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। 14% से भी कम दिया गया है। लोकसभा में 15% से भी कम और राज्यसभा में 14% से भी कम महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। महिला जो सांसद है उनको। अब देखते हैं कि राज्य विधानसभा में, जो राज्य विधानसभा है, हर राज्य में एक विधानसभा होता है हर राज्य में। तो ये विधानसभा के बारे में देखते हैं कि जो विधानसभा है यहाँ पे कितनी महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। तो 10% से भी कम, 10% से भी कम जो महिला सांसद है, महिला सांसद, उनको आरक्षण दिया गया है। देखते हैं कि किस किस राज्य में है। तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश की विधानसभा में। उसके बाद केरल की विधानसभा में, केरल की विधानसभा में। उसके बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा में। उसके बाद महाराष्ट्र की विधानसभा में।
उसके बाद देखते हैं यहाँ पे उड़ीसा के विधानसभा में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 10% से भी कम महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं कि जब पहली बार चुनाव हुआ था भारत में 1952 में, जब पहली लोकसभा बनी थी, पहली लोकसभा, तो पहली लोकसभा में जो महिला सांसद थी, जो महिला सांसद थी 5% से भी कम थी। महिला सांसद 5% से भी कम थी पहली लोकसभा में। और महिला सांसद की जो संख्या थी वो 24 सांसद थे, महिला सांसद 24 थे। देखते हैं तो विश्व में वैश्विक स्तर पे देखते हैं, वैश्विक स्तर पे देखते हैं तो 24% महिलाओं का 24% आरक्षण प्राप्त है। लेकिन भारत में सिर्फ देखते हैं तो मात्र 15% ही आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को। लेकिन विश्व स्तर पे देखते हैं तो 24% है, हम लोग का 15% ही भारत में है। अब देखते हैं, हम लोग ने देख लिया कि महिलाओं का जो आरक्षण का इतिहास था वो कैसा था। अब देखते हैं कि महिला आरक्षण के पक्ष में तर्क कि महिला जो आरक्षण विधेयक है इसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिए हैं लोग। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि महिला की जो स्थिति सुधारनी है, हम लोग को महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सबसे पहले हम लोग को सकारात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है। सकारात्मक कार्यवाही आवश्यक है महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, क्योंकि भारत में जो राजनीतिक दल है, जितने भी भारत में राजनीतिक दल वो सब पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक मतलब जितने भी राजनीतिक दल है उसमें का सबका नेता जो होता है वो पुरुष ही होता है। महिलाओं को उसमें भागीदारी नहीं मिलती है राजनीतिक दल में। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं सब में पुरुष ही उसका अध्यक्ष होता है, महिलाएं नहीं होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग का राजनीति में महिलाओं को भी भाग लेना चाहिए। उसके बाद मजबूती का निर्माण करना चाहिए, माने महिलाओं को मजबूती प्रदान होनी चाहिए। महिलाएं जो है राजनीति में भाग लेंगी तो इनका एक संगठन बनेगा तो ये मजबूत रहेंगी तो जितने भी ज़रूरी मुद्दे पर बातचीत किया जाता है तो ये ज़रूरी मुद्दों पर बातचीत कर पाएंगी। महिलाएं रहेंगी तब महिला की संख्या अधिक रहेगी तब तो ये ज़रूरी मुद्दों पे बातचीत कर पाएंगे। इसलिए जब उनको मजबूत बनाना है तो उनकी संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी। उनको भी अधिक से अधिक महिलाओं को राजनीति में भाग लेना पड़ेगा। पंचायत स्तर से देखेंगे तो महिलाएं जो होती हैं, महिला अगर राजनीति में प्रवेश करेंगी तो संवेदनशीलता में रहती है। अगर कोई भी मान लेते हैं कि कोई भी महिला अगर लीडर बनती है, नेता बनती है, तो और कोई भी महिला नेता बनती है तो उनके समक्ष जो गांव की जो महिलाएं होती हैं उनकी अपनी जो समस्या होती है
उसको खुल कर उनके सामने पेश करते हैं कि हमको ये समस्या है महिला के सामने। खुलकर पेश करती है तो महिला जो है उस स्थिति में सुधार लाती है। ये तो हम लोग पंचायती स्तर में देख लिए। इसी को अगर हम लोग को राष्ट्रीय स्तर समस्या में सुधार करना होगा, राष्ट्रीय स्तर की जो समस्या होती है तो अगर उस समस्या में हम लोग को सुधार करना है तो अगर राष्ट्रीय स्तर की समस्या में सुधार करना है तो महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध हो रहे हैं तो इन सब अपराधों में कमी आएगी, अपराध में कमी आएगी। जो श्रम कार्य बल है उसमें बढ़ोतरी होगी, श्रम कार्य बल उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि महिलाएं जो है अधिक से अधिक श्रम नहीं कर पाती हैं। तो इसमें अगर राष्ट्रीय स्तर में सुधार लाना है तो महिलाओं को भी कार्यबल अधिक से अधिक करना पड़ेगा, तो इसमें बढ़ोतरी आएगी। महिलाओं के पोषण जो स्तर है उसमें भी सुधार करना पड़ेगा, पोषण स्तर में भी सुधार आ पाएगा। उसके बाद जो नीति निर्माण जो कार्य होता है, नीति निर्माण कार्य में जो महिलाओं की भागीदारी जो है आवश्यक हो जाएगी। महिलाओं की भागीदारी आवश्यक हो जाएगी, जरूरी हो जाएगी। कुछ सांकेतिक बदलाव भी आ सकते हैं, सांकेतिक बदलाव भी ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं जो है अधिक से अधिक महिलाएं राजनीति में भाग लेंगी, नेता बनेंगी, तो उनसे जो आस पड़ोस की गांव मोहल्ले की जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, देखेंगी कि ये महिलाएं मतलब राजनीति में भाग लेकर कितना प्रगति की ओर बढ़ रही है, विकास की ओर बढ़ रही है, तो वो उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा महिलाओं को। और ये भी महिलाएं, ये जो लड़कियां हैं सिर्फ काम में ही बंद के रह जाती हैं, उन लड़कियों को मौका मिलेगा कि अपने घर मतलब छोड़ के दूसरी जगह जाके आराम से अपना पढ़ाई लिखाई करें, और उनको भी मन करेगा कि हम राजनीति में भाग लें और अपना देश का विकास करें। जिन महिलाओं की उम्मीद टूट गई कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो यही महिलाओं से उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वो आगे कुछ कर पाएंगी। तो एक तरह से सांकेतिक बदलाव भी ज़रूरी हो जाएगा। हम लोगों ने देख लिया कि महिला आरक्षण के पक्ष में क्या तर्क था। आप देखते हैं कि महिला आरक्षण के विरोध में क्या तर्क है वो देख लेते हैं लोग। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो संविधान है, हम लोग का जो संविधान है, इस संविधान में समानता पर विचार किया गया है, समानता के बारे में जिक्र किया हुआ है। अगर हम महिलाओं को आरक्षण देते हैं तो इसके विरुद्ध हो जाएगा, समानता के विरुद्ध हो जाएगा। ये रहा। फिर सामाजिक जो दर्जे हैं उसमें कमी आ जाएगी, सामाजिक दर्जे में भी कमी आ जाएगी। उसके बाद महिला जो है वो किसी जातिगत समूह में नहीं है, मतलब ये नहीं है कि महिला भी एक अलग जाति की है, अलग जातिगत समूह है। तो इसीलिए महिला जो है एक जातिगत समूह नहीं है, इसीलिए इसको आरक्षण नहीं देना चाहिए। जातिगत समूह नहीं होने के कारण इसको आरक्षण नहीं देना चाहिए, विरोध के पक्ष में है, आरक्षण नहीं देना चाहिए। अगर महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है तो एकमात्र उपाय आरक्षण ही नहीं है,
अगर हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार है तो सिर्फ आरक्षण से ही महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं है, अन्य सारे भी उपाय हैं। अन्य सारे भी उपाय जैसे में आर्थिक भागीदारी में भी वो लोग निभाएंगी तो उनका विकास हो पाएगा। जैसे में बहुत सारी महिलाएं हैं वो राजनीति में नहीं आके, जैसे में कोई बिजनेस पे फोकस दिया जाएगा तो भी उनका विकास होगा। फिर कोई अच्छा अवसर दिया जाएगा उनको, उसमें भी वो विकास कर पाएंगी। फिर शिक्षा के मामलों में भी वो विकास कर पाएंगी। स्वास्थ्य में भी अधिक ज़रूरी ये है कि उनके पास कौशलता रहनी चाहिए। महिलाओं को कौशलता देनी चाहिए। अगर महिलाओं के पास कौशलता रहेगी तो उनका विकास आसानी से हो पाएगा। ये जो है विपक्ष विरुद्ध तर्क था महिलाओं के आरक्षण के लिए कि आरक्षण ही एकमात्र उपाय नहीं है महिलाओं की स्थिति सुधारने का। अन्य सारे उपाय जैसे आर्थिक भागीदारी में भी महिला की स्थिति सुधर सकती है। फिर शिक्षा के मामले में भी उन पर जोर दिया जाएगा तो भी उनकी स्थिति सुधर जाएगी। उनको अधिक से अधिक महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा, तभी शिक्षित होंगी तो अपना विकास कर पाएंगी। फिर महिलाओं को स्वस्थ रखा जाएगा, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कौशलता दी जाएगी। इसीलिए महिलाओं को ज़मीनी स्तर पर बदलाव ज़रूरी है। सबसे पहले उनको ज़मीनी स्तर पर बदलाव दे फिर हम लोग राजनीति की ओर बढ़ेंगे। ये सब हम लोग देख ले। अब देखेंगे प्रश्न के बारे में। एक प्रश्न है आप लोग के सामने, इस प्रश्न को हल करते हैं। किस संविधान संशोधन के माध्यम से देश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी? तो 25वां संविधान संशोधन, बी में 70वां संविधान संशोधन, सी में 73वां संविधान संशोधन और डी में 101वां संशोधन। अब बताइए आप लोग को कौन सा होगा? तो इसमें होगा 73वां संविधान संशोधन। हो गया, हम लोग ने देख लिया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।